हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। उनमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किन किन चीजों की आवश्यकता होती है IUPAC पद्धति द्वारा नामकरण करने में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जब हम लोग IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं तो इस पद्धति में नामकरण करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती थी। पहला था हमारा मूल शब्द, दूसरा था पूर्वलग्न और तीसरा था अनुलग्न। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पूर्वलग्न होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक हमारा होता था प्राथमिक पूर्वलग्न और दूसरा हमारा होता था द्वितीयक पूर्वलग्न। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अनुलग्न भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा था प्राथमिक अनुलग्न और दूसरा हमारा था द्वितीयक अनुलग्न। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि मूल शब्द का प्रयोग कहां पर होता है। तो कार्बन की संख्या बताने के लिए हम लोग मूल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार पूर्वलग्न जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पूर्वलग्न का मतलब क्या है? जो मूल शब्द के पहले आते हैं। अनुलग्न का मतलब क्या है? जो मूल शब्द के बाद आते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि मूल शब्द के जो तुरंत पहले आए हम लोग उसको कहते थे प्राथमिक पूर्वलग्न। और प्राथमिक पूर्वलग्न के भी जो पहले आता है हम लोग उसको कहते थे द्वितीयक पूर्वलग्न। उसके बाद मूल शब्द के तुरंत बाद आने वाला शब्द हमारा रहता था प्राथमिक अनुलग्न और प्राथमिक अनुलग्न के तुरंत बाद प्रयोग होता था द्वितीयक अनुलग्न। तो हम लोगों ने देखा था कि मूल शब्द किसकी जानकारी देते थे हमें? कार्बन की संख्या के बारे में जो हमें जानकारी देते थे हम लोग उसको कहते थे मूल शब्द। प्राथमिक अनुलग्न किसके बारे में जानकारी देते थे? कार्बन के बीच में बंध के बारे में जानकारी देते थे। द्वितीय अनुलग्न किसके बारे में जानकारी देते थे? क्रियात्मक समूह के बारे में। प्राथमिक अनुलग्न से हमें यह पता चलता था कि कार्बन की श्रृंखला खुली है या बंद है। तो प्राथमिक अनुलग्न से हमें पता चलता था श्रृंखला के बारे में। उसके बाद हमारा बच जाता है द्वितीयक पूर्वलग्न हमें किसके बारे में बताता था? जो हमारे कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापी जुड़े हुए रहते थे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इसे पढ़ा था कि मूल शब्द के तुरंत बाद जो प्रयोग होता है वो कार्बन के बंध के बारे में बताता है और प्राथमिक अनुलग्न के बाद जो होता है द्वितीयक अनुलग्न वो क्रियात्मक समूह के बारे में बताता है। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रतिस्थापी किसको बोलते थे? जो कार्बन की श्रृंखला में शाखा के रूप में जुड़े हुए रहते थे। प्राथमिक पूर्वलग्न किसे बोलते थे? तो वो श्रृंखला के बारे में जानकारी देता था। श्रृंखला कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। पहला था हमारा बंद श्रृंखला और दूसरा था हमारा खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते थे साइक्लो और खुली श्रृंखला के लिए हम लोग किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन कार्बन की संख्या के बदले हम लोग शब्द का जो प्रयोग करते थे तो अलग अलग कार्बन के लिए हम लोग अलग अलग मूल शब्द का प्रयोग करते हैं। बंद कितने प्रकार के होते थे? तीन प्रकार के। अगर हमारे पास सिंगल बंद है, एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते थे ANE। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग लगाते थे ENE। और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग उसके बदले में लगाते थे YNE।
ठीक इसी प्रकार जो प्रतिस्थापी होता था, हम लोग देखते थे कि जब प्रतिस्थापी के रूप में F रहता था हम लोग इसको नाम लिखते थे फ्लूरो। जब F की जगह पर Cl रहता था तो हम लोग इसका नाम रखते थे क्लोरो। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं, तो हम लोग कुछ कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में जानते हैं। अगर कहीं पर भी OH जुड़ा हुआ रहता है तो ये हो गया हमारा अल्कोहल, और अगर कहीं पर CHO जुड़ा हुआ रहता है तो ये हो गया एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। तो अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक क्रियात्मक समूह के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और इन्हें क्रियात्मक समूह क्यों कहा जाता है। तो क्रियात्मक समूह किसके बारे में बताता है? तो क्रियात्मक समूह बोलते किसको हैं? तो तत्व या तत्वों का वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का पूरा गुणधर्म निर्भर होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का पूरा गुण जिस पर निर्भर होता है हम लोग उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। तो अगर हमारे पास कहीं भी बॉन्ड OH जुड़ा हुआ रहेगा, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर बॉन्ड OH जुड़ा हुआ रहता है हम लोग इसको बोलते हैं अल्कोहल का क्रियात्मक समूह। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? अल्कोहल का। जब कभी भी हम लोग नामकरण करेंगे तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं OL। हम लोग वर्ड के अंत में क्या लगाते हैं? OL। कहीं भी अगर क्रियात्मक समूह OH दिख जाता है तो हम लोग को समझना चाहिए कि वो कौन से क्रियाशील समूह के बारे में जानकारी दे रहा है? अल्कोहल के बारे में जानकारी दे रहा है। अगर हमारा कहीं भी कार्बन की श्रृंखला में CHO जुड़ा हुआ है तो जब हमारे कार्बन की श्रृंखला में CHO जुड़ा हुआ रहेगा तो वो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड के बारे में जानकारी देता है। एल्डिहाइड के बारे में जानकारी देता है। और इस तरह के क्रियात्मक समूह कहीं भी आ जाते हैं तो इनमें हम लोग नाम जोड़ते हैं Al। एल्डिहाइड में हम लोग नामकरण में Al जोड़ते हैं, अल्कोहल में नाम में हम लोग OL जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और क्रियात्मक समूह होता है COOH। तो जब बात होती है COOH की तो ये बताता है हमें कार्बोजेलिक एसिड के बारे में, यानी कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह किसकी बात कर रहा है? कार्बोजेलिक एसिड की। जब कार्बोजेलिक एसिड किसी कार्बन में जुड़ा हुआ रहता है हम लोग शब्द को जोड़ते हैं ओइक एसिड। तो हमारे पास क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो गए? एक हो गया हमारा क्रियात्मक समूह OH जिसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल, नाम यूज क्या करेंगे? OL। एक दूसरा हमारा है बॉन्ड CHO, ये कौन से क्रियात्मक समूह के बारे में बता रहा है? एल्डिहाइड के बारे में। क्या जोड़ेंगे नाम में हम लोग? Al। तीसरा हमारा है COOH जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोजेलिक एसिड, कौन सा नाम जोड़ेंगे? ओइक एसिड। हम लोग यहाँ बॉन्ड इसीलिए दे रहे हैं कि ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे कार्बनिक यौगिक में CH3OH है तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है? अल्कोहल क्रियात्मक समूह। अगर हमें एग्जांपल में दिया हुआ रहेगा CH3CHO तो CH3CHO कौन से क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी दे रहा है? एल्डिहाइड के बारे में जानकारी दे रहा है। अगर कहीं हमें दिख जाए CH3COOH तो यहाँ पर COOH जो है वो क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी दे रहा है। कौन सा क्रियात्मक समूह? कार्बोजेलिक एसिड के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। तो चलिए अब हम लोग नामकरण करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग नामकरण करेंगे एल्केन का नामकरण। तो हम लोग एल्केन का जो नामकरण करेंगे वो IUPAC पद्धति द्वारा करेंगे। तो एल्केन का नामकरण जब हम लोग IUPAC पद्धति में करते हैं तो उसके लिए नियम ये कहता है कि जब भी इसमें हम लोग नामकरण करेंगे कार्बन के नाम के साथ ANE को जोड़ते हैं। कार्बन के साथ ANE को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, यानी कि 1 2 3 कार्बन को काउंट करते समय हमें जितना ज्यादा कार्बन मिले हमें उस ओर जाना है। और नामकरण में हम लोग क्या करेंगे? संगत कार्बन का नाम, संगत कार्बन का नाम हम लोग किससे लिखते हैं? मूल शब्द से। और उसके नाम के साथ क्या लगा देंगे? ANE को लगा देंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका नामकरण।
अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन वाला एल्केन है, तो एक कार्बन वाला एल्केन होता है CH4। CH4 आपस में जुड़ा कैसे है, तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, कार्बन कम से कम 4 बंध बनाता है तभी उसका अष्टक पूरा होता है। तो कार्बन को अपने अष्टक पूरा करने के लिए 4 बंध की आवश्यकता है। तो CH4 में एक कार्बन जो है चारों तरफ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, चारों तरफ कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए हम लोग कौन सा मूल शब्द का प्रयोग करते थे, मीथ का प्रयोग करते थे। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथ होता है। दो कार्बन के लिए ईथ होता है। तीन कार्बन के लिए प्रोप होता है। चार कार्बन के लिए ब्यूट। पांच कार्बन के लिए पेंट। तो जब हमारे पास CH4 है तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। एक कार्बन के लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, मीथ का। हम लोग मीथ का प्रयोग किए। अब इसके साथ हम लोगों को किसका नाम जोड़ना है, तो ANE को जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो मीथ में हम लोगों को जोड़ देना होगा ANE। तो CH4 का क्या नामकरण हो गया, मीथेन। अब हम लोग दो कार्बन वाला लेते हैं। जब हमारे पास दो कार्बन रहेगा तो CH3 होता है। इसमें कैसे जुड़ते हैं, तो कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे और बाकी तीन तरफ से वो हाइड्रोजन से जुड़े हुए रहते हैं। तो दो कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए हम लोग नाम क्या लिखेंगे, ईथ। दो कार्बन के लिए हम लोग नाम लिख लिए ईथ। कौन सा बंध है कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बंध, तो क्या हो जाएगा नाम, इथेन। अब हम लोग एक कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। CH3 CH2 CH3 हमारे पास है। अब जरा यहां देखिए कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप। और सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग नाम लगाएंगे ANE। तो क्या नाम हो गया इस एल्केन का, प्रोपेन। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो अगर हमारे पास और ज्यादा संख्या में कार्बन होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास चार कार्बन है। अगर चार कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन को चार बंध पूरा करने के लिए तीन हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास दो बॉन्ड ऑलरेडी है तो हम लोग केवल CH2 दे देंगे तो इसकी कार्बन की क्या हो जाएगी, चार बॉन्ड पूरी हो जाएगी। इस कार्बन के भी दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यहाँ लगा देंगे CH2। लेकिन इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड एक ही है तो और तीन बॉन्ड चाहिए तो हम लोग लिखेंगे CH3। तो हमारा बन गया चार कार्बन का एल्केन। नामकरण कैसे करेंगे, तो कार्बन को काउंट करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन का क्या नाम होता है, ब्यूट। सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बंध, तो क्या हो जाएगा नाम, ब्यूटेन। अब अगर हमारे पास पांच कार्बन रहे तो इसका नाम क्या होगा, देखते हैं। जब हमारे पास पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए हम लोग मूल शब्द का प्रयोग करते हैं पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग नाम लगाएंगे ANE। तो हमारा क्या नामकरण हो गया, पेंटेन। आगे हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास 6 कार्बन रहेगा, अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो हम लोग पहले कार्बन को देख लेते हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है, हेक्स होता है। कौन सा बंध लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो सब में क्या लगेगा, ANE। तो क्या नाम हो गया इसका, हेक्सेन। अब हम लोग एक और कार्बन बढ़ाते हैं।
अब मान लीजिए इसको देखिए कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए कौन सा मूल शब्द होता है, हेप्ट होता है। हेप्ट है और सब कार्बन में कौन सा बंध है, सिंगल बंध है, तो क्या लग जाएगा ANE। तो नामकरण क्या हो गया इसका, हेप्टेन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापी जुड़ेंगे तो हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, तो देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारी श्रृंखला दी हुई है CH3 CH Cl CH3, तो याद कीजिए हम लोग नामकरण में क्या पढ़े थे। एक हम लोग जानते थे मूल शब्द के बारे में। मूल शब्द किसके बारे में बताएगा, कार्बन की संख्या के बारे में। बंध के बारे में कौन बताता है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न। मूल शब्द के पहले क्या होता है, प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न किसके बारे में बताता है, श्रृंखला के बारे में। तो खुली श्रृंखला है तो हम लोग किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा द्वितीयक पूर्वलग्न होता है ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है प्रतिस्थापी के बारे में। तो हमारे पास यहाँ प्रतिस्थापी क्या है, Cl। Cl प्रतिस्थापी का क्या नाम होता है, क्लोरो नाम होता है। Cl का होता है क्लोरो। F का क्या होता है, फ्लूरो। Br का क्या होता है, ब्रोमो। I का क्या होता है, आइडो। CH3 का क्या होता है, मिथाइल। और C2H5 का क्या होता है, इथाइल। यानी 2 कार्बन जब रहेगा तो हम लोग उसका प्रतिस्थापी में नाम इथाइल रखते हैं। तो देखिए इस श्रृंखला में हमारे पास कार्बन, तो जब भी हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे हम लोग प्रतिस्थापी को कम से कम अंक देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लोग नामकरण करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे मूल शब्द का। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोप। 3 कार्बन नाम प्रोप, कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा, ANE। तो हमारा नाम हो गया प्रोपेन। तो जब हमारा नाम प्रोपेन हो गया तो हम लोगों ने किसके किसके बारे में बता दिया, हम लोगों ने इसमें बता दिया मूल शब्द के बारे में और प्राथमिक अनुलग्न के बारे में। लेकिन हम लोगों ने अभी तक प्राथमिक पूर्वलग्न के बारे में नहीं बताया है। प्राथमिक पूर्वलग्न श्रृंखला, कोई श्रृंखला है, खुली श्रृंखला है, यानी किसी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। प्रतिस्थापी कौन सा जुड़ा हुआ है, Cl। Cl प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी का नाम कहाँ लिखेंगे, मूल शब्द के पहले लिखेंगे। तो कौन सा प्रतिस्थापी है, Cl, तो नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अब ये Cl कितने नंबर कार्बन के पास है, तो 2 नंबर कार्बन के पास है, तो नामकरण हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मान लीजिए एक दूसरी श्रृंखला CH3 CH2 CH Cl CH3। अगर हमारे पास इस तरह का यौगिक दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे। अगर हम लोग इधर से कार्बन को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, 2 नंबर पर हमको प्रतिस्थापी मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से कार्बन को काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो हमारा प्रतिस्थापी 2 नंबर पे मिल रहा है। और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 कहाँ मिल रहा है, 2 नंबर पे। तो हमको न्यूनतम अंक चाहिए, तो हम लोग ऊपर वाले काउंट को मान्यता देंगे। तो जब हम लोग ऊपर वाले काउंट को मान्यता दिए तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या नाम होता है, ब्यूटेन। 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम हो गया हमारा ब्यूटेन। प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर कार्बन पर है। तो 2 नंबर कार्बन पर कौन सा प्रतिस्थापी है, Cl, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन। हमारा नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर प्रतिस्थापी में कोई और जुड़ा होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2
Br जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसमें काउंट करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन का क्या नाम होता है? इथेन। इथेन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? Br। प्रतिस्थापी कहाँ आएगा? मूल शब्द के पहले आएगा, तो कौन क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। कितने नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है? एक नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो गया? 1 ब्रोमो इथेन। अगर मान लीजिए हमारे पास रहा CH3 CH2 CH2F, अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक कुछ इस प्रकार है, तो कैसे उसका नामकरण करेंगे? तो देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हम लोग एक कार्बन इसको क्यों दिए? F को क्या देना था? न्यूनतम अंक देना था। तीन कार्बन थे, तीन कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोपेन। तीन कार्बन का नाम हमारा हो जाएगा प्रोपेन। फ्लोरीन कहां पर जुड़ा हुआ है? एक नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो गया? 1 फ्लोरो प्रोपेन। अब हम लोग आगे देखते हैं, CH3 CH2 CHF CH2 CH3। अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक कुछ इस प्रकार है, तो नामकरण कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, कितने नंबर पर प्रतिस्थापी मिला? 3 नंबर कार्बन पर। इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, आखिर 3 ही नंबर पर मिलेगा, तो इसमें हम लोग दोनों तरफ से काउंट कर सकते हैं। तो कितना कार्बन हमारे पास मिला? 5 कार्बन। 5 कार्बन का क्या नाम होगा? पेंटेन नाम होगा। अब फ्लोरीन कहां पर जुड़ा है? 3 नंबर कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा? 3 फ्लोरो पेंटेन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर कार्बन की श्रृंखला में कोई कार्बन प्रतिस्थापी ही है, तो कैसे नामकरण करेंगे? CH3 CH CH3 CH3। अब मान लीजिए हमारे पास कार्बनिक यौगिक ये दिया गया है, तो इसमें हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। हमारे पास ऊपर में एक प्रतिस्थापी छूट जा रहा है, कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या हो गया नाम? प्रोपेन नाम हो गया। अब जरा यहाँ देखिए, कौन सा प्रतिस्थापी है? एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी। एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोला जाता है? मिथाइल बोला जाता है। तो नाम क्या हो गया? मिथाइल प्रोपेन। लेकिन मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मान लीजिए CH3 CH2, कार्बन की थोड़ी लंबी श्रृंखला है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखिए, यहां पर हमें कार्बन की श्रृंखला में दिया गया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि किधर से भी काउंटिंग करेंगे कुछ न कुछ तो छूटेगा, और जो छूटेगा वो प्रतिस्थापी में चला जाएगा। तो हम लोग किधर से काउंट करेंगे? अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ। अगर हम लोग काउंट करते हुए नीचे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 ही कार्बन मिल रहा है। हमको नामकरण में क्या चाहिए? लंबी श्रृंखला चाहिए। तो हम लोग को लंबी श्रृंखला के अलावा प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम अंक देना होगा। तो जब हमको प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना होगा, हम लोग इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्सेन। कितने नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ा है? 3 नंबर पे। कौन सा प्रतिस्थापी है? एक कार्बन का। एक कार्बन का प्रतिस्थापी मिथाइल कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो क्या हो गया इसका नामकरण? 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर मान लीजिए हमारा प्रतिस्थापी इथाइल होगा, तो क्या होगा? CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। इस वाले कार्बनिक यौगिक में किधर से भी काउंटिंग कीजिए, हमारा मान सब जगह एक ही आएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन हमें मिला, तो 5 कार्बन का क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन।
5 कार्बन का नाम तो पेंटेन हो जाएगा, लेकिन प्रतिस्थापी को पेंटेन के पहले लिखेंगे। कौन सा प्रतिस्थापी है? 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी है। 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को बोला जाता है इथाइल। कितने नंबर पर इथाइल है? 3 नंबर पर है। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल पेंटेन। CH3 CH एक प्रतिस्थापी है Cl, CH एक प्रतिस्थापी है F और है CH3। दिए हुए यौगिक में कार्बन की संख्या कौन करते हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 4 कार्बन। 4 कार्बन का क्या नाम हो जाता है? ब्यूटेन हो जाता है। लेकिन यहां पर देखिए, हम लोग प्रतिस्थापी का जब नाम लिखेंगे तो एक हो गया हमारा F और दूसरा हो गया Cl। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में C पहले आता है, तो क्लोरो नाम लिखने में C हमारा पहले आता है फ्लोरो की तुलना में। फ्लोरो का F और क्लोरो का C। अल्फाबेट में कौन पहले आता है? C आता है। तो प्राथमिकता किसको देंगे? Cl को देंगे। तो जब प्राथमिकता Cl को देंगे, हमको कार्बन को अलग तरह से काउंट करना होगा। हमको काउंटिंग इस साइड से उस साइड ले जाना होगा, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन, यानी कि ऊपर वाले काउंटिंग से हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो अब देखिए 4 कार्बन है, तो हम लोग 4 कार्बन का लिख दिए ब्यूटेन। लेकिन हमारे पास यहाँ प्रतिस्थापी दो को है। एक हमारा प्रतिस्थापी है Cl, दूसरा हमारा प्रतिस्थापी है F। तो Cl यानी क्लोरो, F यानी फ्लोरो। कौन पहले आएगा? क्लोरो आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में C पहले आता है, F बाद में आता है। तो क्लोरो, क्लोरो कहाँ जुड़ा हुआ है? 2 नंबर वाले कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। फ्लोरो कहाँ जुड़ा हुआ है? 3 नंबर कार्बन पर, तो 2 क्लोरो 3 फ्लूरो ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका नामकरण। नामकरण में हम लोग क्या किए? उस प्रतिस्थापी को पहले रखे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH Br CH Cl CH3। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में देखिए, अगर हम लोग इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि एक बार हमें मिल रहा है 2 3 और एक बार हमें मिल रहा है 3 4। तो हम लोग किसको मान्यता देंगे? 2 3 को, क्योंकि न्यूनतम अंक मिलेगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन क्या नाम होता है? पेंटेन। 5 कार्बन का नाम पेंटेन हो गया। लेकिन कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? एक जुड़ा हुआ है Br, एक जुड़ा हुआ है क्लोरो। तो ब्रोमो, ब्रोमो में B पहले आता है, C अल्फाबेट में बाद में आता है। तो पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो को लिखेंगे। तो यानी कि ब्रोमो कहां पर है? 3 पर है, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। तो इस प्रकार हम लोग कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति द्वारा नामकरण करते हैं। तो जब प्रतिस्थापी में कार्बन भी रहेगा और हेलोजन परमाणु भी रहेगा, तो हम लोग कैसे उसका नामकरण करेंगे? CH3 CH CH3 CH F CH3। तो प्रतिस्थापी में हम लोग हेलोजन परमाणु का पहले नाम लिखते हैं, कार्बन का नाम बाद में लिखते हैं। तो यहां पर जब हम लोग काउंट करेंगे तो 1 कार्बन हो गया हमारा, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया। क्यों इधर से काउंट किए? हेलोजन परमाणु को प्राथमिकता दिए। 4 कार्बन, नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। कौन कौन से प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं? एक हमारा जुड़ा हुआ है मिथाइल और एक जुड़ा हुआ है फ्लूरो। फ्लूरो कहां पर है? 2 नंबर पर है। मिथाइल कहां पर है? 3 नंबर पर है। पहले प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? फ्लूरो को। क्यों? हेलोजन समूह है, तो क्या हो जाएगा? 2 फ्लूरो। मिथाइल कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है, क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। तो 2 फ्लूरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका हो गया नामकरण। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको मिथाइल इथाइल में नाम लिखना होगा तो किसका नाम पहले रखेंगे?
CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। देखिए इस कार्बनिक यौगिक का हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, तो हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन मिल गए हमें, 6 कार्बन का नाम हेक्सेन, 6 कार्बन का नाम हेक्सेन हो गया। लेकिन यहाँ पर दो प्रतिस्थापी है, एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी है, एक 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी है। एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी को बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी को बोलते हैं इथाइल। तो इथाइल और मिथाइल के अल्फाबेट में पहले कौन आता है, तो पहले ई आता है, बाद में एम आता है। तो पहले हम लोग इथाइल लिखेंगे, बाद में लिखेंगे मिथाइल। तो हम लोग इसका नामकरण में हेक्सेन के पहले क्या लिखेंगे, पहले इथाइल। कहां पर है, 3 नंबर पर है, 3 इथाइल। मिथाइल कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो 4 मिथाइल। तो क्या नामकरण हो गया, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों, 6 कार्बन। एएनई क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एल्केन का नामकरण कर रहे हैं, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड रहता है। तो इस प्रकार हम लोग यौगिकों का नामकरण करते हैं आईयूपीएसी पद्धति में। आज हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा कि एल्केन का नामकरण कैसे आईयूपीएसी पद्धति में किया जाता है। अगले दिन हम लोग एल्कीन का नामकरण करना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।